नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। उसके बाद कोरोना काल चला, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही थी और मार्च 2020 के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जुलाई में जो है इस मामले को लेकर के फिर से सुनवाई शुरू हो सकती है। तो बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने को लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी और जो खबर सामने आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर जुलाई से सुनवाई हो सकती है। तो बड़ी खबर ये इस लिहाज से भी है क्योंकि परिसीमन आयोग का भी गठन किया गया था, जिसको लेकर के भी कई सवाल उठ रहे थे और मामले को लेकर के सवाल ये उठ रहे थे कि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उनमें यह कहा गया था कि जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, जो परिसीमन किया गया है वो भी संविधान के खिलाफ है। इस तरह की याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। जो याचिकाकर्ता पक्ष है वो ये चाहता था कि मामले को लेकर सुनवाई जल्द से जल्द हो, लेकिन कुछ पहलू हैं जिन्हें समझने की यहां पर बेहद जरूरत है कि आखिर क्यों ये वक्त लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्यों ये कहा गया है सीजेआई एनवी रमणा की ओर से कि जो सुनवाई है वो जुलाई से शुरू हो सकती है, क्योंकि बेंच का गठन यहां पर सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। जब आपको याद होगा कि जब पहले मामले को लेकर के सुनवाई शुरू हुई थी तो उस वक्त ये सवाल भी उठा था कि क्या ये जो मामला है इसे 7 जजों की जो संविधान पीठ है वो सुनेगी या फिर 5 जजों की संविधान पीठ में जो है मामले की सुनवाई होगी। जिसके बाद आखिर में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पहुंचा था कि मामले को लेकर 7 जजों की संविधान पीठ को सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, 5 जजों की जो संविधान पीठ है वो भी इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई कर सकती है। हालांकि उसके बाद कोरोना का काल रहा और फिर मार्च के बाद जो है इस मामले को लेकर के सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आखिर जुलाई में क्यों सीजेआई एनवी रमणा ने कहा है कि जुलाई में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो सकती है। दरअसल सीजेआई का कार्यकाल भी अब खत्म होने वाला है। इसके अलावा अगस्त में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जो 5 जजों की जो पीठ थी, जो संविधान पीठ थी, उनमें से एक जज रिटायर भी हो चुके हैं। तो ऐसे में नई बेंच का गठन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा और अब जब नई बेंच का गठन होगा उसके बाद ही इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो पाएगी। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीनियर एडवोकेट बीजेपी नेता अभिनव शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभिनव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि दरअसल आप वकील भी हैं, बीजेपी नेता भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अब सीजेआई कह रहे हैं कि जुलाई में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो सकती है। दूसरी ओर परिसीमन की प्रक्रिया और परिसीमन को लेकर के भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं, जिनमें यह कहा गया है कि जो परिसीमन है वो संविधान के खिलाफ है। किस तरह से आप पूरे मामले को देखते हैं और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर कि जुलाई में जो है वो सुनवाई शुरू होगी? देखिए, ऐसा है, यहाँ तक तो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक। Every chief justice, whether he is the chief justice of a high court or chief justice of India of the Supreme Court, chief justice is the master of the roster. How to prepare the roster, कौन से जज कौन से केसेस सुनेंगे, कब सुनेंगे, किस महीने में सुनेंगे, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव होता है। और दूसरा होता है जो इशू बेस्ड हियरिंग होती है। अगर तो कोई इंडिविजुअल काज किसी लिटिगेंट का आता है तो उसको नॉर्मली 2 जजों का बेंच सुनता है। ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट इशू हो जहाँ पे 2 जजों के बेंच के 2 अलग अलग ओपिनियन हो तो वहां पे 3 जजों के बेंच में भी केस जाता है। उसको लार्जर बेंच बोलते हैं। और बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल और पब्लिक इंपॉर्टेंस के कोई इश्यूज हो तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजते हैं, जिसमें मिनिमम 5 जज होते हैं। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है। बिल्कुल।
कि इशू कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और इसके रिपरकशंस क्या होंगे। और जैसा आपने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने अभी डिसाइड किया कि जुलाई के महीने में 5 जजों की खंडपीठ इसको सुनेगी, तो ये चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी कन्वीनियंस और कोर्ट की कन्वीनियंस देखनी थी कि कब 5 जजों की जो बेंच है कंस्टिट्यूट की जा सकती है। और जैसा भी आपके माध्यम से सुनने में आया कि जुलाई महीने में वो बेंच कंस्टिट्यूट हो रहा है और इसकी हियरिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये अगर हियरिंग स्टार्ट होती है तो ये 5 जजों की खंडपीठ इसको कानून के मुताबिक सुनेगी, संविधान के मुताबिक सुनेगी। और जो जहां तक मेरी अपनी समझ है, जहां तक मैंने इसको सोचा है, मैंने इसको स्टडी किया है। देखिए 370 को एब्रोगेट करना या डाइल्यूट करने का रास्ता जो है 370 में ही दिखाया गया है। इसमें अगर सरकार चाहती तो संवैधानिक रिकोर्स ना अडॉप्ट करते हुए ये पार्लियामेंट या राज्यसभा और लोकसभा से इसके अप्रूवल के बिना भी हो सकता था, क्योंकि 370 के बीच ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का प्रावधान है। लेकिन सरकार ने इसको एक संवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट से भी मेजॉरिटी से और राज्यसभा से भी मेजॉरिटी से इसको अप्रूव करवा के 370 को एब्रोगेट किया है। तो इसलिए याचिकाकर्ता ने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली है, जो इसको चैलेंज किया है, मेरा इसमें अपना ओपिनियन ये है कि इसको हटाते समय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉलो किए गए। आप कह रहे हैं कि जो हटाया गया है इसका जो रास्ता था वो 370 में भी छुपा हुआ था। आसान शब्दों में मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि ये तो पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। जब संवैधानिक प्रक्रिया का पालन होता है उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो ऐसे में जो मामले की जो एक कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस है, क्या उसको देखा जाता है? इसके अलावा दूसरा आपने कहा कि उसी में छुपा हुआ है, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा आसान शब्दों में कि अनुच्छेद 370 में ही कैसे इसको हटाने का जो है वो रास्ता छुपा हुआ था, वो आप जो है हमारे दर्शकों को जरूर समझाइए। देखिए 370 जो है ये एक ट्रांजिशनल और टेम्पररी प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में, और 370 में ही अगर आप उसकी क्लास 2 या 3 पढ़ें तो एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से भी इसको खत्म किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने ये वाजिब समझा, ये ठीक समझा कि हम इसको कानूनी प्रक्रिया से 368 का जो रास्ता है, 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, जिसके माध्यम से संविधान में अमेंडमेंट होती है, संशोधन होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रास्ता अडॉप्ट करके इसको खत्म किया है। ठीक। तो 370 में क्लास 2 या 3 अगर आप पढ़े तो एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से भी इसको खत्म किया जा सकता है। जो सरकार ने वाजिब नहीं समझा, ठीक नहीं समझा, एक संवैधानिक प्रक्रिया अडॉप्ट करके 368 का रास्ता अडॉप्ट किया और राज्यसभा और लोकसभा दोनों से इसको अप्रूव करा। और सरकार को वो समझना भी बेहद जरूरी था ना, क्योंकि अगर सरकार सीधे उसी तरह से हटा दी तो फिर उसको लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े होते, इसलिए सरकार ने जो है वो संवैधानिक तरीका जो और ज्यादा चैलेंजेस इसमें आ सकते। और जो वहां की जो स्थिति है वो भी तनावपूर्ण हो सकती थी, लिहाजा जो कुछ भी सरकार की ओर से किया गया है वो संवैधानिक तरीके से किया गया है, संवैधानिक तरीके से ही अनुच्छेद 370 को वहां से हटाया गया है। एक और अहम अंडरस्टैंडिंग और समझ के मुताबिक संवैधानिक रास्ता अडॉप्ट करके सरकार ने बिल्कुल ठीक अप्रोच अडॉप्ट की। ठीक है, अब मैं मामले की सुनवाई को लेकर के आता हूं कि सीजीआई कह रहे हैं कि जुलाई में इसकी सुनवाई शुरू हो सकती है। एक तो रीजन ये है कि अभी उसके लिए बेंच का गठन दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले बेंच थी, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि एक जज रिटायर हो चुके हैं, सीजीआई खुद अगस्त में रिटायर हो जाएंगे। सवाल मेरा ये है कि परिसीमन को लेकर के भी जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के भी याचिकाएं दायर की गई हैं। परिसीमन प्रक्रिया शुरू होते ही, अगर परिसीमन प्रक्रिया शुरू होती है, परिसीमन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि परिसीमन को लेकर के भी वहां पर अधिसूचना जारी की गई है, वहां पर विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो भी जो है अधिसूचना जारी करने के बाद बढ़ा दी गई है। तो क्या ये भी एक वजह है कि अब जो मामले को लेकर के जो याचिकाकर्ता पक्ष है वो जल्द सुनवाई की मांग कर रहा था, और ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि जुलाई में जो है सुनवाई के लिए तैयार जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो डिलिमिटेशन है या परिसीमन है उसका 370 के चैलेंज के साथ दूर दूर से कोई रिमोट कंसर्न नहीं है।
वो एक सेपरेट इशू है। परिसीमन डिलिमिटेशन इज एन एंटायरली डिफरेंट इशू। वो भी जो परिसीमन डिलिमिटेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई है वो भी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, लॉ हुई है। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, कोई भी इंसान जब किसी सरकार के फैसले से सेटिस्फाई नहीं होता, चाहे वो उसकी पर्सनल सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन हो, चाहे वो उसकी किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से एक पॉलिटिकल सेटिस्फेक्शन हो, तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले होते हैं, वो चैलेंज कर सकता है। लेकिन चैलेंज करना एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है, चैलेंज में सक्सीड होना दूसरा पहलू है। ठीक। चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में दोनों इश्यूज पे हुआ है। जिस पक्ष ने चैलेंज किया है वो अपना पक्ष रखेगा, सरकार इसमें अपना पक्ष रखेगी, और सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा कि क्या जब ये 370 हटाया गया था या परिसीमन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसको हम डिलिमिटेशन कमीशन भी कहते हैं, वो संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक था कि नहीं, उसके मुताबिक फैसला होगा। और मेरी समझ के मुताबिक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी फॉलो की गई है, संविधान का पूरा ख्याल रखा गया है, कानून का पूरा ख्याल रखा गया है। ये दोनों फैसले जो हैं संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक किए गए। तो फिर मैं उन वजहों को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर चाहे अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, चाहे बात परिसीमन आयोग के गठन की हो, याचिकाकर्ताओं के मन को मैं टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। आखिर वो कौन सी वजहें हो सकती हैं, या जो पॉलिटिकल माइलेज है वो लेने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में उसके बाद खूब हंगामा भी किया गया था, जो विरोधी पार्टियां हैं वो सवाल उठाती हुई भी नजर आई थी। तो क्या जो पॉलिटिकल माइलेज है उसके लिए अब कानूनी रास्ता एक तरह से कह सकते हैं अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, या फिर मामले को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर आगे चुनाव का वक्त आता है, या फिर अगर चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में जल्द ही, इस तरह की बातें भी लगातार सामने आती रहती हैं कि अब जल्द ही चुनाव भी जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, तो जो अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लंबित है, तो क्या उसका चुनाव से कुछ लेना देना होता है? क्या चुनाव आसानी से करवा सकते हैं, या फिर अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो चुनाव करवाने में भी दिक्कतें आएंगी आगे? देखिए ऐसा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स बनाए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कई लोग अपना इंटरेस्ट प्रोजेक्ट करने के लिए भी करते हैं, जिसको स्पॉन्सर्ड लिटिगेशन भी कहते हैं। कई लोग इसको पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी करते हैं, और कई लोग इसमें सिंसियर एफर्ट भी कईयों का होता है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर की परिस्थिति एक अलग है, बिल्कुल, जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका बेस कश्मीर में है, उनको 370 की एब्रोगेशन को चैलेंज करना पॉलिटिकली सूट करता है, जो इनका पॉलिटिकल एजेंडा बन सकता है कश्मीर में। चाहे उसमें सच्चाई है कि नहीं, उस चैलेंज में कोई बेस है, फाउंडेशन है, या सच्चाई है कि नहीं, वो एक अलग पहलू हो, वो ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको डिटरमिन करेंगे। लेकिन टेम्परेरली वो कोशिश करेंगे इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के लिए कि हमने इसको चैलेंज किया था। वैसे ही परिसीमन जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी, जो उन्होंने एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर की थी, बाद में पब्लिक डोमेन में भी रखी, तो वो जो परिसीमन की रिपोर्ट है, जो कमीशन की रिपोर्ट है, वो जम्मू डिवीजन को उसका जो छीना हुआ हक था वो देती है। ठीक। कश्मीर बेस्ड लीडर्स को इसको चैलेंज करना पॉलिटिकली सूट करता है, तो मे बी फॉर गेनिंग पॉलिटिकल माइलेज इन्होंने दोनों चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट में किए हों। अब इसमें कितनी संवैधानिक इश्यूज इन्वॉल्व है, ऑनरेबल जजेस और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। अच्छा, परिसीमन को लेकर के मैं अगला सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल परिसीमन को लेकर के दो जो नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी ओर से याचिका दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संविधान की जो धारा 170 है वो ये कहती है कि जो अगला परिसीमन है वो 2026 के बाद ही हो सकता है। आप परिसीमन आयोग का गठन भी नहीं कर सकते हैं। आपसे मैं कानूनी जो दांव पेच हैं उनको यहाँ पर समझना चाहूंगा कि अगर 2026 के बाद हो सकता है, याचिकाकर्ता जो बात कह रहे हैं वो सही है, तो फिर अभी कैसे परिसीमन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई? इस बात पर जरा रोशनी डालिए, इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, भारत के संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं, जम्मू कश्मीर के संविधान में उन्होंने एक ऐसा प्रावधान रखा था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है जम्मू कश्मीर में परिसीमन 2026 तक उसको फ्रीज कर दिया था, उस पर रोक लगा दी। ठीक। लेकिन जब 370 टूटने के बाद, हाँ, तो फिर मामला जम्मू कश्मीर के संविधान जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू हो गया,
तो 2026 तक परिसीमन पे जो रोक लगी थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर से जैसे ही अनुच्छेद 370 हटा, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे ही 370 हटा वैसे ही जो जम्मू कश्मीर का संविधान था वो अब वहां पर मान्य नहीं होता है। जो भारत का संविधान है वो पूरी तरह से वहां पर लागू होता है। 2026 तक जो उन्होंने रोक लगाई थी वो भी चुनिंदा कश्मीर की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करती थी, ताकि जम्मू डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, डोडा, इनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था वो उनके साथ जस्टिस ना हो पाए। ये कश्मीर बेस्ड लीडर्स की एक अप्रोच थी, जो इनजस्टिस इन जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हो रहा था। और वो 370 सीटें क्यों बढ़ाई गई है उसको लेकर के विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम उस पर बारीकी से जाएंगे तो उसके पीछे भी पूरी राजनीति की जो है वो पूरी कहानी छिपी हुई है। विरोधी दलों को कौन सा नुकसान उसके पीछे हो रहा है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। एक आखिरी सवाल लूंगा और बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेने मैं वाला हूं। ये तो रही कोर्ट की बातें, कानून की बातें और जम्मू कश्मीर में किस तरह की स्थिति अनुच्छेद 370 के बाद वहां पर देखने को मिल रही। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक भी हैं। अनुच्छेद 370 को हटे हुए करीब 3 साल होने वाले हैं। अब अगस्त में जो है 3 साल हो भी जाएंगे पूरे। एक सवाल, बेहद अहम सवाल, इन 3 सवालों में कितना बदलाव, और जो बदलाव है वो अच्छा या फिर कुछ अभी और करने की जरूरत है वहां पर? देखिए, अगर ये 370 टेम्परेरी फेज था, टेम्परेरी फेज होता है 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। ये 73 साल जो है ये 370 संविधान में रिटेन किया गया फॉर ऑब्वियस रीजंस। 370 टूटने के बाद, जैसा मैंने आपको ये कहा कि 2026 तक जो परिसीमन डिलिमिटेशन पे रोक लगी थी वो हट गई। जम्मू डिवीजन के साथ जस्टिस हुआ, असेंबली में सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। उसके बाद 370 हटने के बाद जो मिलिटेंसी की, उग्रवाद की कमर तोड़ी है आर्मी ने, बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने या जम्मू कश्मीर पुलिस ने, 370 के होते ये मुमकिन नहीं था। 370 के होते कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही थी, और जम्मू कश्मीर में जो पढ़े लिखे बच्चे थे, नौजवान थे, उनको सिवाय सरकारी नौकरी ढूंढने की और कोई एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज नहीं थे। अभी तो खैर हालात वहां पर बदल गए हैं। जो कानून व्यवस्था क्या कहती है वो तो सबको पता है कि किस तरह के बदलाव वहां पर वो हटने के बाद है। जो मैसिव डेवलपमेंट अब जम्मू कश्मीर में हो रही है, ये सिर्फ 370 और 35 से टूटने का एक नतीजा है। एक और अहम जानकारी आपसे चाहूंगा। दरअसल ये कहा जा रहा था कि 370 हटने के बाद जो कश्मीरी पंडित हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं वो बड़ी संख्या में अब कश्मीर वापस लौटेंगे। जमीनी स्थिति क्या कहती है वहां की? क्या लौटने लगे हैं प्रवासी? देखिए, ऐसा है, जब भी कोई ऐसा डिसीजन होता है तो दूसरी तरफ से जो हमारा दुश्मन देश है, ठीक, वहां के जो एजेंसीज हैं, समझ गया जी, वो यहाँ के उग्रवादियों को प्रवोक करती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा मेरा मानना है और केंद्र का भी मानना है, कम वक्त में जो मर्जी हो, कश्मीरी पंडित विस्थापितों को कश्मीर में वापस लेना भारतीय जनता पार्टी का एक दृढ़ संकल्प है। और आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि कश्मीरी पंडित समाज कश्मीर में वापस सेटल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे सीनियर एडवोकेट और बीजेपी नेता अभिनव शर्मा जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो मामला है, जो अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन पर जुलाई में सुनवाई हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि अब जब 5 जजों की बेंच इस पूरे मसले को लेकर के सुनवाई करेगी तो इसमें क्या कुछ नए पहलू, क्या कुछ नए कानूनी दांव सामने आएंगे, क्या कुछ नए कानूनी दांव देखने को मिलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के पीछे अगर सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा दायर करने के लिए, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए कहता है तो उसमें सरकार क्या कुछ कहती है। नजरें इस खबर पर हमारी लगातार बनी रहेंगी। आप कहीं मत जाइए, देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।